नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। विधानसभा चुनाव की 2 चरण हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। अब तीसरे चरण के लिए मतदान तो परसों होना है, लेकिन आज 5 बजे प्रचार खत्म हो गया। 59 सीटें हैं तीसरे चरण में जहां पर मतदान होगा। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटें, और इसे यादव लैंड भी कहा जाता है। यहां पर दर्जन भर से भी ज्यादा 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां यादवों की बहुतायत है। वो तय करते हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और 2017 के चुनाव में यहां पर बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की थी। 59 सीटों में से 49 पर बीजेपी का कमल खिला था। इन इलाकों में समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, कांग्रेस 1, बीएसपी 1। जबकि 2012 की बात करें, जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, तो इस इलाके की जो 28 सीटें हैं, मैंने 1.5 दर्जन कहा, माफ कीजिएगा, 28 सीटें हैं ऐसी जहां यादव तय करते हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा। तब 2012 में 26 सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल चली थी। तो अब सवाल यह कि इन 59 सीटों में मतदाता के मन में क्या है। यह इलाका आलू के लिए भी मशहूर है। यह आलू पट्टी है। यादवों के अलावा कुर्मी भी यहां बड़ी तादाद में हैं, और जो किसानी करते हैं वो आलू बोते हैं। 59 में से 36 सीटें ऐसी हैं जहां आलू को लेकर चर्चा हमेशा गर्म रहती है। ठीक दाम पर खरीदा गया, कोल्ड स्टोरेज में डालने दिया गया। पिछले साल एक विवाद हुआ था कोल्ड स्टोरेज में डालने को लेकर, आलू सड़ गए थे। इस बात को लेकर किसानों में एक नाराजगी भी थी। तो क्या वो नाराजगी कम हो गई है, या दरअसल लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ही दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत तय है। हम तो 80% सीटें जीतने वाले हैं, 300 के पार। अब की बार बीजेपी 300 के पार है और जीत तय है, इसीलिए बुलडोजर मरम्मत के लिए भेज दिए हैं। बुलडोजर मरम्मत के लिए भेज दिए हैं कि माफिया, आतंकी, अपराधी, गुंडे, इनको पलायन के लिए तो मजबूर किया ही है, और इनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलाए हैं और अभी मरम्मत के लिए भेज दिए, अभी आगे और चलाएंगे। डबल इंजन सरकार की दुहाई दी कि डबल इंजन सरकार है तो विकास के पथ पर सरपट दौड़ रहा है उत्तर प्रदेश। ये ताल ठोकी आज योगी आदित्यनाथ ने करहल में, जहां से पहली बार कोई विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। करहल ये मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में आता है, और 2017 में बीजेपी की आंधी में भी यहां पर साइकिल चलती रही थी समाजवादी पार्टी की, और करहल में ये जनसभा कर रहे थे। और करहल की आपने तस्वीर देखी होगी, कल पूरा यादव परिवार एक मंच पर था। अखिलेश यादव के दाएं उनके पिता मुलायम सिंह यादव, पहली उन्होंने कोई चुनावी रैली को संबोधित किया था, और उनके बाएं शिवपाल यादव भी थे। अब पलटवार किया है अखिलेश यादव ने। वो कहते हैं ये डबल इंजन सरकार की ही देन है कि महंगाई डबल हो गई है। महंगाई पर कुछ नहीं बोलती बीजेपी, गरीबों की कोई मदद नहीं की, कोरोना काल की याद ताजा करने की कोशिश की, और साथ ही साथ परिवारवाद के जो आरोप लगते हैं अखिलेश यादव पर लगातार, उस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। कहा कि जिसका परिवार होता है वही दर्द समझ सकता है गरीबों का, उन लोगों का जिन्होंने अपनों को खोया, या जो महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं।
ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यादव लैंड के मन में क्या है, और 10 मार्च को किसके सपनों पर चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर की बड़ी बात हो रही है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के युवा चेहरा, उनके प्रवक्ता मनीष शुक्ला, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, और अगर इनको भी युवा नहीं कहा तो ये बुरा भी मान सकते हैं, मेरे सहयोगी रहे हैं पंकज श्रीवास्तव, अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी, और वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, शरद गुप्ता भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो मनीष, 2 चरण तो पूरे हो गए, अब तीसरे चरण की बारी। 59 सीट, ये यादव लैंड भी है, ये कुर्मी लैंड भी है, और आलू की बड़ी खेती होती है। आलू यहां पर सोना माना जाता है, तो आलू कौन खाएगा? और एक वो बेहद ही देसी अंदाज में आपसे सवाल पूछ रहा हूं, वो गोभी किसकी खुदने वाली है? आलू कौन खाएगा, गोभी किसकी खुदेगी? देखिए संदीप जी, पूरे इस थर्ड फेज में करहल की चर्चा आपने भी ज्यादा की, हमको लगता है डिबेट मैं भी वहीं से जवाब देना चाहूंगा। देखिए, एक तो करहल अजय सीट नहीं है। 2002 में भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां खिल चुका है। सबसे खराब वोट हम लोग 2007 में वहां पाए थे, 5.6% वोट के पाए थे। लेकिन 7, 9 का लोकसभा, 12 का विधानसभा, 14 का लोकसभा और 17 का विधानसभा और 2019 का लोकसभा, लंबा बताना पड़ेगा, लेकिन केवल 2014 के लोकसभा में हम 18.5% पाए थे, 2017 की विधानसभा में 31.31% पाए थे, और 2019 की लोकसभा में 39.8%, यानी लगभग 40% मत हम लोग 2019 की लोकसभा में पाए थे, जब श्री मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। और अगर 2 साल के अंतर को, ये बढ़ता क्रम है लगातार, 10% हर 2 साल में बढ़ा है हमारा, अगर उतना बढ़ जाए तो 50% के लगभग पहुंच जाएंगे, यानी अखिलेश यादव की हार सुनिश्चित कर। अच्छा, आंकड़े बड़े अच्छे बता रहे हैं, आंकड़े बड़े अच्छे बता रहे हैं एसपीएस बघेल। आंकड़े तो आप खुद भी जी, एसपीएस बघेल की तो बातें खिल गई होंगी। आप कह रहे हैं कि वो जीत की ओर अग्रसर है। मैं एक आंकड़ा और जोड़ दूं, इतना आंकड़ा बताया आपने, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इस इलाके में जहां आपने 49 सीटें जीती, वहां 47 सीटों पर बढ़त बनाई थी, तो वो जलवा बरकरार था। पर सवाल, अब वो लाख टके का सवाल यही है ना, 28 में से 26 यादव बहुल सीटों पर 2012 में अखिलेश यादव जीते थे। अंदरूनी कलह थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, पारिवारिक विवाद था, उन बातों से उबर जाएंगे। यही इलाका जो आपकी मजबूत कड़ी था, कमजोर कड़ी तो नहीं बन जाएगा। संदीप जी, देखिए, आज जब हम आप डिबेट कर रहे हैं तो जो आंकड़े हैं उसी के आधार पर डिबेट हम आप कर सकते हैं। और 2017 में जब हम 31% वोट पाए थे, तो एसपी बघेल की तरह कोई उतना बड़ा लीडर भी नहीं लड़ रहा था चुनाव। 39% वोट हम तब पाए जब सपा, बसपा, आरएलडी एक साथ थी 2019। और एसपी बघेल जब चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरीके से स्वयं मुलायम सिंह यादव जी, उनके एक भाई अभय राम यादव जी, शिवपाल यादव जी और राम गोपाल यादव, दूसरी पीढ़ी अखिलेश यादव, वो पूरी पीढ़ी अक्षय, तेज प्रताप, धर्मेंद्र, पूरा परिवार वहां जाके टिक गया है। जबकि तो आपके नेता नहीं टिके हुए? प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह दर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। ज्यादा ही अच्छा, वहां पर अच्छा है, दूसरा करे तो आपको दर्द होने लगता है। नहीं, हमने तो नहीं कहा था ना कि हम नॉमिनेशन करने के बाद सर्टिफिकेट लेने आएंगे। ये बात तो अखिलेश यादव जी ने कहा था। अखिलेश यादव जी ने कहा था, हमने तो कहा नहीं था, नहीं कहे होते तो भी विषय को रखते भी नहीं। और निश्चित जान लीजिए कि करहल इनके लिए अमेठी, कन्नौज, बदायूं ये साबित होने वाली है। अखिलेश यादव जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से जिस तरह से हार का सिलसिला शुरू हुआ है, वो करहल तक जारी रहेगा।
करहल पर काफी वक्त लगाया आपने, जानबूझकर करहल की बहुत चर्चा की। उतनी ही चर्चा फिर गोरखपुर की भी करेंगे। अयोध्या से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी की योगी आदित्यनाथ ने, फिर वो गोरखपुर क्यों चले गए, ये चर्चाएं भी होंगी ना फिर 5वें छठे चरण में। उसके लिए तैयार रहिएगा मनीष। अगर आप करेंगे तो निश्चित मैं उस पर भी अपने जो भी मुझे जानकारी रहेगी उसके आधार पर जवाब दूंगा। नहीं, पर यहां पर जो आपने सोशल इंजीनियरिंग की थी, और उस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, आंकड़े आपने भी बताए और बिल्कुल ठीक आंकड़े बताए, पर यहां चिंता का सबब उस सोशल इंजीनियरिंग में सेंधमारी, यादव और कुर्मी जोड़ लो और साथ में अल्पसंख्यक वोटर जो है, तो ये एक पोटेंट कॉम्बिनेशन, एक खतरनाक आंकड़ा आपके लिए बनता है क्या? नहीं, यादव के साथ अगर जातिगत बात करें तो कुर्मी क्यों जुड़ेगा? अच्छा। और मैं आप ही के चैनल का एक कार्यक्रम देख रहा था कल या परसों। हाँ, वहां तो एक महिला थी और यादव भी थी, वो साफ साफ कह रही थी कि हमको तो सुरक्षा चाहिए और नाम ले रही थी। पहले वो बात करने से उसने मना किया और फिर जब बात करना शुरू किया तो आप ही के चैनल की बात मैं कर रहा हूँ, और उसने कहा कि नहीं हमको भी सुरक्षा चाहिए, काम योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। यानी ये यादव क्लासिक और केस है मुसलमान, मनीष, अच्छा है। और हम तो सब कुछ दिखाते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, पर आपका हाल कुछ इसीलिए हम वैसा लोग नहीं देखते हो रहा भी है। एक मिनट सुनिए तो, कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, वो देख लिया वो वाला हिस्सा, बाकी हिस्से नहीं, उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। वो भी मैंने देखा, हाँ। वो भी मैंने देखा, मैं वही कमेंट करने जा रहा था। इसका क्या मैंने जो समझा, यानी देखिए किसी भी व्यक्ति को, संदीप जी, कोई भी जाति धर्म का हो, बेटियों की सुरक्षा सबको पसंद आती है, अपनी सुरक्षा सबको चाहिए। और योगी जी ने ये एक आत्मविश्वास पैदा किया है कि बेटियों की सुरक्षा और आम जन की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकती है। और हमें पूरा भरोसा है कि घर में आधा वोट, इन लोगों के भी घर में आधा वोट भारतीय जनता पार्टी। तो उनके लिए, बहु बेटियों के लिए महंगाई भी, बेरोजगारी भी, ये भी तो एक समस्या है। परिवारवादी पार्टी होने का जब आरोप लगाते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं जिसको परिवार नहीं, परिवार का दर्द क्या समझेगा। परिवार में बेरोजगारी, महंगाई का भी दर्द होता है कि नहीं होता? देखिए, अखिलेश यादव ने तो केवल परिवार का ही दर्द समझा। सैफई और यादव परिवार, उसी परिवार में मुख्यमंत्री बनाना, उसी परिवार में प्रदेश अध्यक्ष बनाना, उसी परिवार में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, उन्हीं के परिवार के सिग्नेचर से टिकट बांटने हैं, तो वो तो परिवार का ही दर्द जाने, इसीलिए जनता उनके साथ नहीं। हाँ, तभी अपर्णा यादव को ले आते हैं ना। वो परिवारवादी नहीं होती अपर्णा यादव, गरियाए समाजवादी पार्टी को, तो वो राष्ट्रभक्ति की प्रतीक हो जाती हैं, है ना। आरपीएन सिंह आ जाएं आपकी पार्टी में तो वो लुटियंस दिल्ली वो खत्म हो जाता है, वो चांदी की चम्मच वाले वो खत्म हो जाते हैं, वो परिवारवादी नहीं रहते। जितिन प्रसाद आ जाए तो वो परिवारवादी नहीं होते। अच्छी कन्वीनियंस के हिसाब से परिवारवाद की परिभाषा गढ़ी है आप लोगों ने। परिवारवाद का 30 सेकंड दीजिए तो हाँ, मेरा जो प्लीज। मतलब है, परिवारवाद का मतलब है कि पावर का एब्सोल्यूट हस्तांतरण, यानी पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पोता नाती, ये जैसे गांधी परिवार। क्या है कि सोनिया जी अध्यक्ष रहेंगी, नहीं तो राहुल जी रहेंगे, राहुल जी नहीं रहेंगे तो फिर सोनिया जी रहेंगी, मुलायम सिंह जी रहेंगे, शिवपाल जी नहीं बन सकते, अखिलेश जी बनेंगे। और ये तेज प्रताप, धर्मेंद्र, ये लोग टहले अगल बगल। अब जो अखिलेश जी के पुत्र पुत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में उनको आगे काम करना ही स्वीकार कर लो, ये है परिवारवाद। और बाकी राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का, अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है, काम करते करते आगे बढ़ता है और अपनी प्रतिभा से कुछ पाता है, तो निश्चित रूप से वो परिवारवाद नहीं है। अच्छा, वो शिरोमणि अकाली दल 20 साल से भी ऊपर आपकी घटक रही, वो परिवारवादी नहीं है। शिवसेना सबसे पुरानी घटक रही, वो परिवारवादी नहीं है। महबूबा मुफ्ती, उनके पिता को जमकर आपने आलोचना की, बाप बेटी की जागीर की पार्टी बताया, उनके साथ 2.5 साल सत्ता की मलाई काटने के लिए जम्मू कश्मीर में आपने गठबंधन कर लिया। थोड़ा ये भी परिवारवाद समझाइए। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए, वो लोग हमारे गठबंधन में थे। अच्छा, अगर सारी नीतियां हमारे ही बराबर होती तो हमारे दल में मर्ज हो गए होते। वो अपना दल चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं कह सकता हूं, अटल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले, और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे जेपी नड्डा जी, इस बीच में जितने भी हैं, उनका कुल, गोत्र, उनकी जात, उनका क्षेत्र, उनका प्रदेश, कोई भी अगर एक दूसरे से मिलता हो तो निश्चित रूप से आप हमको इस कटघरे में खड़ा करें। तो ये बुलडोजर मरम्मत के लिए भेज दिया आपने?
कहाँ हो रही है मरम्मत बुलडोजरों की? देखिए इससे देखिए संदीप जी, ना हमें डरने की जरूरत है, ना आपको डरने की जरूरत है। नहीं, मैं उन क्यों लोगों को डरूंगा? डरने की जरूरत है, उन लोगों को डरने की जरूरत है जिन्होंने अपराध किया, अपराध और गलत तरीके से आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है, सरकारी जमीनों में जिन्होंने कब्जा किया हो, प्राइवेट लैंड को जिन्होंने हथियाया हो, उनको डरने की आवश्यकता है और उनके अंदर ये डर होना भी चाहिए। अच्छा, उनमें ये डर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर अपराधी है, माफिया है, आतंकवादी है, भू माफिया है, तो उनके अंदर ये डर होना चाहिए कि सरकार आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। अगर आपने कब्जा किया है तो आपसे वापस लेगी। 60,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को हम लोगों ने खाली कराया 5 साल में। हाँ, तो ये जाति विशेष, समुदाय विशेष, धर्म विशेष से जुड़े नहीं है ना। जो भी अपराधी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सब पर बुलडोजर चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सब पर। बिल्कुल। तो अभिषेक सोम बुलडोजर मरम्मत के लिए भेज दिए हैं। देखिए संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता को विकास चाहिए, उनको उन मस्जिद, हिंदू, मुसलमान और इस तरह के मुद्दे में वो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश की जनता को फंसाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और वो इनके बहकावे में नहीं आने वाली है, दौड़ने वाली है। 2017 में मूर्ख बनाकर उत्तर प्रदेश की जनता को धर्म के आधार पर, और इनका हिंदू कार्ड खेलते हैं, धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। तो वो तो साफ कह रहे हैं, जो भी अपराधी, जो भी आतंकी, जो भी गुंडा, जो भी माफिया, जो भी अवैध कब्जे करने वाला, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके लिए मरम्मत करवा रहे हैं बुलडोजर की। तो उसमें क्या परेशानी है? देखिए, मैं केवल संदीप जी इतना कहूंगा कि सरगना में चुनाव के बीच में गोपाल सिंह सोम की निर्मम हत्या कर दी थी। उस लड़के का क्या, कौन सा ऐसा दोष था कि उसकी हत्या कर दी गई? विवेक तिवारी की हत्या होती है, प्रभात मिश्रा की हत्या होती है। आप देख लीजिए, पर्वत सिंह की एक अध्यापक जो शिक्षक था कन्नौज में, उसकी निर्मम हत्या होती है। प्रदीप सिंह तोमर की हत्या होती है। तो ये सरकार जो है, सरकार जब कोई संस्थान किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे तो जनता आक्रोशित होगी, बिल्कुल होगी, और जनता जवाब दे रही है। ये सुनिश्चित हो गया है, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, मजदूरों को काम दिया जाएगा, किसानों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। यहाँ तक कि इस सरकार ने तो किसानों को कुचला है। इससे ज्यादा और बड़ा अपराध और कौन सा हो सकता है? सरकार, भाजपा सरकार में जितना अपमान, जितना अन्याय, जितनी ज्यादा फसना करनी चाहिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। और नहीं, करल की बहुत बात की, करल की बहुत बात की मनीष ने। अभिषेक, मतलब करल, वो तो 2017 में भी आप जीत गए थे। उसी सीट को चुना पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने, और पहली बार चुनावी रैली में शिरकत की मुलायम सिंह यादव ने। मतलब पूरा जोर लगाने की जरूरत पड़ गई करल में भी। ताल ठोक रहे हैं पूरी 59 सीटों के लिए। देखिए संदीप जी, मुलायम सिंह जी जनता के नायक हैं और तमाम सभी, आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इसमें क्या गलत है? वो जनता के अनुरोध करने पर जनता उनका सम्मान करती है, जनता के बीच में आ रहे हैं, अपील की है, तो इसमें क्या गलत कर दिया? पूरी भारतीय जनता पार्टी देखिए, पूरे देश के जितने भी नेता सब उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए, करहल में डेरा डाले हुए। अगर हम लोग अपने नेता के लिए प्रचार कर रहे हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आशीर्वाद दिया और रैली में उनके लिए अपील करी, तो क्या गलत कर दिया? क्या आप नहीं कर रहे? क्या अमित शाह जी करल नहीं आए? क्या जेपी नड्डा जी नहीं आए? क्या और बड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता आप खुद नहीं पहुंच रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी करल में हो सकता है। तो ये तो एक पश्चिम बंगाल जैसा चुनाव का माहौल बन चुका है और तुष्टीकरण की नीति उत्तर प्रदेश। तुष्टीकरण कौन कर रहा है? और ये पहले 2 चरणों से, अभिषेक, थोड़ा सा अलग है ये चुनाव। पहले 2 चरणों में बहुतायत थी मुसलमानों की, और आपने जाटो मुसलमानों का एक गठजोड़ बनाने की कोशिश की वहां पर यहां पर यादव कुर्मी जो लैंड है,
यहां पर सोशल इंजीनियरिंग तो कमाल की बीजेपी ने की है, सेंधमारी हो गई। देखिए संदीप जी, 2017 का जो चुनाव था वो हिंदू मुस्लिम कार्ड का चुनाव था, और हम तो विकास करते रहे 12 से 17 तक। भारतीय जनता पार्टी दंगे कराने का प्रयास करती रही, और जो 2022 का चुनाव है ये विकास के मुद्दे पे चुनाव है। हमने 2017 का भी चुनाव जो था वो विकास के मुद्दे पर लड़ा था, और 2022 का भी हम विकास का मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है कि ये दंगा कराती है, ये कहती है हम धर्मांतरण करा देंगे, घर वापसी करा देंगे, हिंदू की बात करेगी, मुसलमान की बात करेगी। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी सहारनपुर जाते हैं, चौधरी साहब वो कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार नहीं बनती है तो उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर बन जाएगा, केरल बन जाएगा, पश्चिम बंगाल बन जाएगा। तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहूंगा आपको, अगर आपने पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई भी ऐसा काम किया होगा तो आप उसको बताइए। जनता से वोट मांगते उसके आधार पर, क्योंकि आपने कोई काम ही नहीं किया है। ठीक है, ठीक है। अब धर्मवीर चौधरी मुझे ये बताइए, ये इलाका ये आपका गढ़ नहीं रहा है, इस इलाके में थोड़ी कमजोर पाई जाती है बहुजन समाज पार्टी। ये कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, पूरा बुंदेलखंड की भी 13 सीटें, 19 में से 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। पिछली दफा 1 सीट आपके कब्जे में आई थी, 1 सीट पर बढ़त बनाई थी 2019 में। कुछ बदलता दिखा है आपको? संदीप जी, समाजवादी पार्टी ने और बीजेपी ने तो हिंदू मुस्लिम और अराजकता माफियावाद पर चुनाव लड़ने का जो ठेका ले रखा है, इनके तिलिस्म को ये जनता जो आज करा रही है, वो जनता करा रही है महंगाई से, वो किसान करा रहा है अपने हक अधिकार की लड़ाई जो एमएसपी पे गारंटी चाहिए, जिसके लिए वो पिछले 1 साल से ज़्यादा तक पड़ा रहा बॉर्डरों पे, और 750 किसान मर गए। इसी बॉर्डर में टहनी से भी हिसाब होगा, बीजेपी से भी हिसाब होगा। इसी बेल्ट में ये गन्ना बेल्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है, और अखिलेश यादव जी ने 2000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का ख़त्म कर दिया था उद्योगपतियों पूंजीपतियों के फेवर में। तो ये सब किसान याद रखे हुए हैं, और ये जो किसान की मार है, गरीब मजदूर की मार है, ये इन दोनों पार्टियों पे भारी पड़ने वाली है। अब ये कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और अखिलेश यादव ने हमेशा सब लोगों को धोखा दिया है। पिछली बार उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया था, नतीजा आपके सामने है। और जिसे आप इशारों में समाजवादी पार्टी का गढ़ बता रहे हैं ना, वो अगर गढ़ होता तो कन्नौज से डिंपल यादव चुनाव नहीं हारती, फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव नहीं हारते। ये तो शुक्र हो 2012 की बात कर रहा था मैं, 2012 में गढ़ साबित हुआ, ये इलाका की नहीं। और 2017 के गठबंधन की बात कर दी, 2019 के गठबंधन की बात कीजिए ना धर्मवीर चौधरी। बुआ बबुआ साथ आए थे ना, नहीं आए? 2019 की भी बात कर रहा हूं। 2017 में तो ये सरकार से हटे थे अखिलेश यादव, तो इनकी 47 सीटें रह गई थी, और हम हटे थे कब? 12 में। तो 12 में हमारा वोट परसेंट आप देख लीजिए 17 में, और इनका वोट परसेंट देख लीजिए, हमारा ज्यादा है। हमारे करीब 100 एमएलए तो 200-500 वोट से हारे थे, जब इनकी ये बता रहे थे धार्मिक ध्रुवीकरण, धर्म की राजनीति और दुनिया भर के जो दंगे फसादों को करा करके समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने ये चुनाव हिंदू मुस्लिम कराया था। पर अब हिंदू मुस्लिम नहीं होगा ना इस बेल्ट में धर्मवीर, इस बेल्ट में तो अगड़े पिछड़े की लड़ाई होगी। जी, अगड़े पिछड़े की लड़ाई होगी ना, वो बीजेपी ने बखूबी अगड़े पिछड़े दोनों को साधा। आपको लगता है कि नहीं ये छिटकन होगी, टूटन होगी इस बार? नहीं। संदीप जी, मैं आज एक वीडियो देख रहा था, एक परिवारवादी पार्टी एक बस में सवार होकर जा रही थी, तो शिवपाल यादव जी को इन्होंने बैठने के लिए एक स्टूल भी नहीं दिया।
तो ये इनका परिवार ही विघटन में पड़ गया है। और जब ये जो ओबीसी की बात करते हैं, मुलायम सिंह जी के परिवार के लोग, ये परिवारवादी पार्टी जिसे हम लोग समाजवादी पार्टी कहते हैं, ये 27% जो कोटा है, ना ये किसी कुर्मी को मिलता है, ना किसी प्रजापति को, पाल को मिलता है, ना किसी गडरिया को मिलता है, ना बिंद भास्कर को मिलता है, ये किसी को नहीं मिलता। ये यादव सारे कोटे को खा जाते हैं और ये ओबीसी बखूबी जानता है। और यही हाल बीजेपी ने ओबीसी का किया। जब आपने बहुत सारे चित्रों में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ करके आए थे और केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने एक स्टूल पर बैठा दिया। तो ये 52% ओबीसी जानता है कि किसका हित कहां सुरक्षित है। ये तो बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद में ओबीसी का नंबर आया। और जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने सामाजिक संस्था के रूप में सोशल इंजीनियरिंग की थी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सभी जाति और धर्मों को लेकर के जो सामाजिक भाईचारा बना करके सोशल इंजीनियरिंग की थी, ये जानते हैं ओबीसी के लोग। तो यहाँ पर अगले पिछड़े का खेल होगा, उनको कौन साथ पाता है या नाराजगी काफी बढ़ी हुई है। जमीन से सेंस क्या मिल रही है, आपकी रणनीति क्या है? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उसके अलावा किसानों के लिए तमाम घोषणाएं आपने कर दी पंकज श्रीवास्तव, लेकिन ये दिल, जो ये यूपी का दिल है, वो दिल क्या कह रहा है? यूपी का जो दिल है संदीप, वो इस समय खून उससे बह रहा है, खून रिस रहा है चारों तरफ से। देखिए, आप जहां के बारे में बात कर रहे हैं वो आलू किसानों का गढ़ है। वो हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, जाति की, धर्म की, बिल्कुल ठीक है, वो एक आइडेंटिटी है, लेकिन उससे बड़ी आइडेंटिटी ये है कि ये किसानों का गढ़ है, ये श्रमजीवियों का गढ़ है। और आलू किसानों का जो हाल है, इन्होंने जब पिछली बार आई थी भारतीय जनता पार्टी, तो इन्होंने ये कहा था कि ये आलू, लहसुन, प्याज पे भी एमएसपी देंगे। आज क्या हालत है? आलू के दाम न मिलने की वजह से वहां पे जो आलू उत्पादक किसान है, वो पूरा अपना आलू फेंक दे रहे हैं सड़कों पर। ये खून के आंसू उत्तर प्रदेश का किसान भी रो रहा है, उत्तर प्रदेश का नौजवान भी रो रहा है। और ये भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। अगर कोई और सरकार होती तो वो इस्तीफा दे देती। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इन्होंने सीए और एनआरसी विरोधी आंदोलन में जो वसूली की थी, वो सारा वापस करिए, वो सारा पैसा वापस करिए, ये कहा है आज सुप्रीम कोर्ट ने। और इनके जो बुलडोजर हैं, यही वकील, यही शिकायतकर्ता, यही जज, ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इन्हें यह भी नहीं है कि ये किसी पर मुकदमा करें और जज को बिठाएं और वो जो फैसला करे वो लागू करें। योगी आदित्यनाथ खुद बुलडोजर पे बैठे हैं और जो उनका विरोधी होता है उस पर वो चला देते हैं। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, पहली बात, 15 संगीन मुकदमे थे खुद योगी आदित्यनाथ पर, उन्होंने खुद अपने आप वापस ले लिए। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं होगा कि खुद वापस ले लेते। अरे भाई, अगर आप निर्दोष थे तो अदालत आपको छोड़ देती। केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री है, उनके साथ भी इन्होंने यही किया। और ये बार बार सिर्फ दो नाम लेते हैं जब बात होती है माफिया पर कार्रवाई की, मुख्तार और अतीक। आप लिस्ट जारी करिए ना। अरे भाई, आपने तो विकास दुबे का भी इनकाउंटर किया ना, कितने लोग मारे गए? एक बार भी इनके मुंह से निकलता है कि हमने विकास दुबे का इनकाउंटर किया, देखिए हमने कितना महान काम किया, कितना बड़ा अपराधी था? एक बार भी आपने खुशी दुबे को, साल भर हो गया जेल में पड़ी हुई है, सिर्फ ये अपराध था कि वो उसकी पर जमीन पर इसकी गूंज सुनाई देती है पंकज। क्या ये हकीकत नहीं है कि जमीन पर आप लोगों से बात कीजिए, आम लोगों से पूछिए, तो वो कहते हैं कि हम ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं? गलत। ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये परसेप्शन इनका, चूंकि इनके पास पैसा है, इनके पास विज्ञापन है। मैं पूछता हूं आपसे, हाथरस की जिस बेटी के साथ रेप हुआ और उसे उसकी जब उसकी हत्या हो गई, तो उसके बाद उसका जब शव जलाया गया, तो वो क्या बेटी नहीं थी? लखीमपुर में जो एक चुनाव लड़ रही थी, उसकी साड़ी खींची गई खुलेआम, क्या वो बेटी नहीं थी? आप ये बताइए, सुबोध सिंह का की जिस तरह से हत्या हुई और उनके हत्यारों का सम्मानित किया गया, क्या उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नहीं आता? अभी ओवैसी पर गोली चली है, इनके एक मंत्री उन गोली चलाने वालों के घर जाकर उसे निर्दोष बता रहे हैं। आप सोचिए, एक संसद सदस्य पे खुलेआम गोली चली, वीडियो पर है सब। इनका एक मनीष गुप्ता नाम का कानपुर का व्यापारी गोरखपुर जाता है विकास देखने, उसे भ्रम हो गया विज्ञापन देख के, साहब बहुत विकास है वहां, उसको वसूली के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है होटल में। ये गोरखपुर में हुआ। और इंद्रमणि त्रिपाठी जो क्रशर व्यापारी महोबा का, उसको एक वहां का आईपीएस मणिंद्र पाटीदार, उसने खुदकुशी के लिए मजबूर किया, वो फरार है साल भर से, उसको इन्होंने नहीं पकड़ा। इन्होंने उस पूर्वांचल के माफिया को नहीं पकड़ा जिसका क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल है।
आप बताइए। और खुद गर्व से कहते हैं कि मैं तो क्षत्रिय उत्तम कुल में पैदा हुआ, ये इंटरव्यू में बोल रहे हैं। आप सोचिए कौन से देश के लोग हैं ये, कैसे लोग मनीष हैं? शुक्ला, एक मिनट पंकज, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। मनीष शुक्ला रिस्पॉन्ड कीजिए। दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो मुकदमे वापस लेने की जो बात इन्होंने कही, मुकदमा जब वापस लिया जाता है उसकी एक विहित प्रक्रिया है, उसमें जब कोर्ट ओके करता है उसके बाद ही मुकदमे वापस होते हैं। पंकज जी जानकारी है। और लिस्ट मांग रहे हैं अपराधियों की, सभी किसी भी थाने पे चले जाए पंकज जी, सभी थानों में जो टॉप 10 जिलेवार जो, हाँ वो क्या लिस्ट सार्वजनिक हुई लगी होती है, इनको जाने जो एक्चुअली देखिए नहीं बताइए ना, मोस्ट वांटेड अलग अलग जिलों के जो हैं उसका आप सार्वजनिक खुलासा क्यों नहीं करते? बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं संदीप जी, आप क्यों जिले तक जा रहे हैं? हर थाने के अपने 10 मैं जिलों की बात कर रहा हूं, उस जिले के मोस्ट वांटेड कौन है कर दीजिए ना सार्वजनिक। मैं जो कह रहा हूं, मैं यही तो मैं कहने जा रहा हूं, जब थाने वाइज लगा दिया गया तो उसका और नीचे के लोग शामिल हो गए ना। 10 हर थाने में ये प्रक्रिया है पुलिस की। कांग्रेस के साथ समस्या क्या है, क्योंकि राहुल प्रियंका से लेकर पंकज जी तक स्टूडियो में बैठ के ही सारी डिबेट करेंगे। कभी थाने जाइए, लोगों की समस्या के लिए लड़िए, तो ध्यान में आ जाएगा कि लिस्ट होती है। तीसरी बात, ये जो क्रिकेट वाले जी, हाँ बोलिए क्रिकेट की बात, जो क्रिकेट वाले की बात कर रहे थे पंकज जी, और सपा भी करती आई है, उन्होंने तो नॉमिनेशन कर दिया खुलेआम जाके, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जाके नॉमिनेशन किया है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? इसका मतलब यहां भी झूठ बोलने का काम नहीं, जो आप अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मैं तीसरी बात आजम खान की बात करते हो, नहीं विकास दुबे की, मनीष गुप्ता की, हाथरस की, उन्नाव की, इनकी बात क्यों नहीं करते जब बुलडोजर चलाने की बात होती है? नहीं मैं तो देखिए, डिबेट में अगर पॉइंट वाइज मैं जवाब दे रहा हूं, इसका मतलब मैं भाग नहीं रहा हूं, ठीक है, इसीलिए वहां तक है। चौथी बात मैं कह रहा हूं, हाथरस के आरोपी कहां है? जेल में है। उन्नाव के आरोपी कहां है? जेल में है। मनीष गुप्ता के आरोपी कहां है? जेल में। नहीं, उनका जिक्र क्यों नहीं करते आप? ये आतंकी अपराधी बस मुसलमान हैं, उन पर चलाएंगे बुलडोजर। बोलिए विकास दुबे को मारा हमने एनकाउंटर में, मनीष गुप्ता को गलत हमने मार दिया हमारी पुलिस ने। नहीं आप बात संदीप जी, आपको जो कहना हो कहिए। जो लोग उसमें पुलिस वाले भी, मनीष गुप्ता वाले में अगर अपराधी थे 8 के 8 लोग जेल में, 302 के मुकदमे कायम है। हाथरस में जितने लोग हैं सब लोग जेल में हैं, और धाराओं में जिन धाराओं में एफआईआर होना चाहिए उसमें एफआईआर हुआ है। और विकास दुबे ने पुलिस पर हमला किया था, दुर्दांत अपराधी था। मैं दोहरा रहा हूं, दुर्दांत अपराधी था, उसका काउंटर हुआ। ये लोग उसको धर्म के नाम पे बचाना चाहते थे। एक सांसद पर, असदुद्दीन ओवैसी पर 4 गोलियां चलाई जाती हैं, और उनके जो ये अपराधी हैं, जो ये आरोपी हैं लड़के, गोली चलाने वाले, हत्या भी हो सकती थी। उनके परिवार से आपका मंत्री जाकर मिलता है और आप कानून व्यवस्था की ताल ठोकते हैं। देखिए, ये जितने लोगों ने आरोप लगाए सारे झूठे आरोप थे। मैंने एक एक करके जवाब दिया। बिकरू कांड में जो हुआ था, परसों आपका कैमरा बिकरू भी गया था, बिकरू के लिए स्पेशल आपने स्टोरी की थी। इन लोगों से कहिए आपकी टीवी को देखा भी करें। सबने कहा कि विकास दुबे अपराधी था, सही कार्रवाई हुई है। ये कांग्रेस हो, सपाई हो, सब लोग उसको बचाने का प्रयास उस दौरान कर रहे थे। ठीक है, तो जो अपराधी होगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब संजय कुमार, सीएसडीएस के और देश के जाने माने चुनावी विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सवाल बड़ा सीधा है। 2 चरण हो गए, ये तीसरा चरण, पहले 2 चरण धार्मिक ध्रुवीकरण हावी रहा। यहां पर सोशल इंजीनियरिंग, अगड़ा पिछड़ा, उनको कैसे साधता है कोई, ये यादव कुर्मी लैंड, ये साथ ही साथ आलू लैंड भी है। तो यहां पर 59 में से 49 पिछली बार बीजेपी ने जीती, यानी कि 80% से ज्यादा, लगभग 82.5% का स्ट्राइक रेट। तो ये तीसरे चरण में जो ये यादव लैंड है, इसका मन क्या कह रहा है? आपको संकेत क्या मिल रहे हैं? संदीप, आपने पहले कहा कि पहले 2 चरणों में धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ। मैं थोड़ा सा उससे मतभेद रखता हूं। मुझे नहीं लगता कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा था, वहां आइडेंटिटी का सवाल ज्यादा था। जाट आइडेंटिटी सबसे हावी रही। मैंने तो जो चुनाव को देखा, मुझे यही दिखाई पड़ रहा था। तीसरे चरण की अब हम बात कर रहे हैं, तो तीसरे चरण में जो सामाजिक गठबंधन है, देखिए पूरा जो 59 कंस्टिट्यूएंसी जहां चुनाव होने वाले हैं संडे को,
इसका सामाजिक सामाजिक समीकरण क्या है? यहाँ पे मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत कम है, तकरीबन 10 से 11%। दलितों की आबादी तकरीबन 22% के करीब है, और ये उतना शहरी इलाका नहीं है। शहरी आबादी तकरीबन 24-25% है। वैसे तो यूपी की तुलना में तो है ज्यादा, लेकिन जितना पहले और सेकेंड राउंड में जितनी शहरी आबादी थी उससे कहीं कम है। तो इस इलाके में सबसे इंपॉर्टेंट होगा, दोनों पार्टियों ने जो गठबंधन किया है, अपने गठबंधन, और किन पार्टियों के साथ गठबंधन हुआ, दोनों पार्टियों का गठबंधन नॉन यादव ओबीसी पार्टियां जो हैं उसके वोट को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। बीजेपी की 2019-2017 में बड़ी जीत की एक वजह थी कि नॉन यादव ओबीसी का वोट उनकी तरफ गया था। समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी है कि अगर उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना है तो उस वोट में सेंधमारी करनी है, और बीजेपी के लिए भी जरूरी है कि अगर उन्हें पकड़ बनाए रखनी है तो उन वोटरों को अपनी ओर लुभाने की पूरी कोशिश करनी है। जमीनी हकीकत अगर देखें, जमीन पर जो सुनाई पड़ रहा है वो कोई बिल्कुल काफी शांत सा दिखाई पड़ता है, कोई वेव नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा नहीं दिखता है कि कोई बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की मुहिम चल रही है और लोग उमड़ पड़े हों। न ही ऐसा दिखाई पड़ता है कि इतना उमंग है, इतना उत्साह है कि समाजवादी पार्टी को वोट दिया जा रहा है और उसकी सरकार लानी है। तो काफी शांत सा दिख रहा है माहौल, वोटर बहुत शांत सा दिख रहा है। शांत वोटर, ये जो साइलेंस है, कोई लहर का ना होना, आपने इतने चुनावों का विश्लेषण किया संजय, और ये तो देश का सबसे राजनीतिक लिहाज से अहम चुनाव है, इसके मायने क्या है? वोटर इतना शांत, वो भी उत्तर प्रदेश का, कि लहर समझ में नहीं आ रही, ये किसके एडवांटेज में जाता है? इसके नहीं, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो बात की बात है संदीप, लेकिन मुझे लगता है इसके मायने बड़े साफ है। लोगों ने, बड़ी संख्या में लोगों ने पहले से मन बना लिया है। कैंपेन चाहे जितना भी एग्रेसिव हो, लोगों ने मन बना लिया है। इसी के लिए ये शांत दिखाई पड़ते हैं। जिन समुदाय के वोटरों को जिसको वोट करना, जिस पार्टी के पक्ष में या खिलाफ, उन्होंने मन बना लिया है। इस वजह से ये शांति दिखाई पड़ती है, लोगों ने अपना मन पक्का कर लिया। मैं थोड़ा इसको और सरलीकरण करूं इसका, जो आपने शहरों और ग्रामीण इलाके की जो फर्क आपने बताया, अगर मैं कहूं शुरुआती संकेत, आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट, शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, इन इलाकों में जहां शहरी पुट ज्यादा है, बीजेपी मुझे कंफर्टेबल दिखी है, और जहां ग्रामीण इलाके, ग्रामीण सरोकार हावी होते दिखे, वहां पर मुझे साइकिल की रफ्तार में तेजी दिखाई दी है। अब मैंने तो इस नजरिए से देखने की अभी कोशिश नहीं की, और संदीप इसका जिक्र इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है। और वैसे तो हम एग्जिट पोल नहीं, हम विश्लेषण की बात कर रहे हैं, हम कोई एग्जिट पोल नहीं कर रहे हैं, जो ग्राउंड पर दिख रहा है। बिल्कुल। देखिए, पहले और सेकेंड फेज की चर्चा बहुत हुई है, और यह माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर हो रही है। एक समुदाय, खास समुदाय के वोटर समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं, और जो ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का, अपर कास्ट का वोट उनकी तरफ जा रहा है। लेकिन अब अल्टीमेटली पहले और दूसरे फेज में हुआ क्या, इसका तो नतीजा ही हमें बता पाएगा 10 मार्च को। लेकिन यह है कि कुल मिलाकर के ऐसा दिखता है कि चुनावी माहौल में जो संग्राम दोनों पार्टियों के बीच हो रहा है, और यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि किस पार्टी को किसके ऊपर बढ़त है। ठीक है शरद, ठीक है शरद, जो 2 चरण हो गए, अब ये जो तीसरा चरण आया है, तीसरा चरण 2 चरणों के मुकाबले काफी अलग भी आपको दिखाई दे रहा है क्या? क्या मुद्दे, क्या सरोकार, और यहां पर जो 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर आलू दरअसल सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। हमने किसानी की बड़ी बातें की हैं, पर किसानी में आलू को हम कम ही तवज्जो देते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं अब इस तीसरे चरण को? देखिए, आलू का मुद्दा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है इस इलाके में। खास तौर पे आलू के दाम सही मिले, इसके लिए बड़ा संघर्ष रहता है, और कई बार हमने देखा कि आलू के दाम इतने नीचे चले जाते हैं कि किसानों को अपना आलू सड़कों पे फेंकना पड़ता है कि उनके लिए कोल्ड स्टोरेज में रखना ज्यादा
महंगा पड़ता नहीं, है। सरकार के आदेश पर भी पिछले साल बवाल हुआ था कि आलू आप स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में रखने नहीं दिए गए, वो वक्त कम कर दिया गया तो वो आलू सड़ गया। आप बीज अपना रखते हैं ना कोल्ड स्टोरेज में जाकर। जी जी जी। तो लोगों की मांग ये है कि जैसे आप एमएसपी और फसलों की निर्धारित कर रहे हैं, तो ऐसे एमएसपी आप आलू की भी दे दीजिए, तो कम से कम आलू के किसानों को एक मिनिमम लागत जो लगाते हैं वो तो मिल जाए। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज जो आपने यादव लैंड और बुंदेलखंड का कहा, तो पिछले चुनाव में बुंदेलखंड की 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बिल्कुल। तो चीजें कुछ इस बार फर्क तो हैं, लेकिन फर्क नहीं, वो सोशल इंजीनियरिंग पर ये लड़ाई अटकी है क्या? दरअसल तीसरा चरण बताएगा सोशल इंजीनियरिंग में कौन सफल रहा है। बीजेपी ने जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की है, या वो कमंडल और मंडल वाली राजनीति, या उसे अगड़ा पिछड़ा कह दीजिए, वो वाली राजनीति रीप्ले दिखेगा उसका? मुझे लगता नहीं है कि इस बार इन दोनों में से भी कुछ एकदम क्लियर कट होगा, कि ना मंडल वाला क्लियर होगा और ना कमंडल होगा। कि इस बार कुछ मिक्स लग रहा है इन दोनों के बीच का। और मुझे आश्चर्य ये कई जगह हो रहा है कि लोगों को जहां नुकसान भी हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा किसी चीज से, या जैसे आवारा पशुओं का मामला है कि अगर आप उनसे कहिए कि भाई आपके आवारा पशु जो है उनके चक्कर में आपके खेत नुकसान हो रहे हैं, तो हाँ सब नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो सारी चीजें होने के बाद अच्छा तो वोट किधर होगा? तो जी वोट तो बीजेपी को होगा। तो ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिन लोगों को आर्थिक नुकसान हो रहा है उसके बाद भी वो अगर बीजेपी को वोट देने की बात कहते हैं, तो एक आश्चर्य तो लगता है कि भाई ऐसा मैं वही सवाल संजय से पूछ रहा था। वोटर का शांत होना एडवांटेज बीजेपी है, एडवांटेज गठबंधन है? मुझे तो लगता है कि ये एडवांटेज किसी हद तक बीजेपी ही है, क्योंकि जहां परिवर्तन की बात होती है तो वहां मतदाता काफी मुखर होते हैं, लेकिन एक काउंटर पोलराइजेशन की जब बात होती है तो मेरे ख्याल से एक समुदाय विशेष, जिसकी बात अभी संजय जी भी कह रहे थे, तो वो समुदाय विशेष इस बार कुछ ज्यादा ही सतर्क है कि उनके मुखर होने से कहीं काउंटर पोलराइजेशन न हो जाए। तो आप ये कह रहे हैं, जो आरोप लगते हैं कि यादव मुस्लिम कंबाइन जो होता है कि ये बोहरा जाते हैं, अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, इस बार सब संभल कर बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो इतना शांत माहौल दिख रहा है। मुद्दे गरमाने वाले हैं सारे, गर्मी निकाल दो जी, चर्बी उधेड़ देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई। मतलब यहां पर उलट ही हो रहा है कि सुरेश राणा 40 पोल्स पर पोलिंग बूथ पर रीपोल मांग रहे हैं, संगीत सोम थपड़ाते घूम रहे हैं, बाकी शांत रहा है चुनाव। जी आप ठीक कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति बहुत संभल के चल रहा है। और जहां तक रिपोल मांगने की बात है, तो आपको एक छोटी सी घटना याद होगी कि बिहार के मधेपुरा में जब शरद यादव और लालू यादव के बीच में मुकाबला था, और शरद यादव धांधली की शिकायत लेके धरने पे भी बैठ गए थे मतगणना के समय, और मालूम चला कि लग रहा था कि शरद यादव हार जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली शरद यादव जीते और लालू यादव हार गए थे। तो ये मतगणना में ये है धांधली की शिकायत, तो ये हार की निशानी है ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत संभल के चल रहे हैं, सभी लोग बहुत संभल के चल रहे हैं, क्योंकि कोई चांस नहीं लेना चाहता, ना बीजेपी, न समाजवादी पार्टी गठबंधन, ना उनके सपोर्टर्स। तो कांटे की टक्कर जारी है। आपका आकलन अभी फिलहाल ये है? मैं पहले भी कह रहा था कि बीजेपी ने अपना ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा किया है। उनके जमीनी स्तर के कार्यकर्ता आपको हर गांव में, हर मोहल्ले में अपना कार्य करते हुए मिलेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी जहां तक बात है, तो समाजवादी पार्टी के लोग आपको सड़कों पे या उनकी सभाओं में बहुत मिलेंगे, लेकिन कितने ही बूथ जब आप चुनाव होंगे परसों, तो आपकी टीम तो सब जगह रहेगी, तो आप दिखवाइएगा कि समाजवादी पार्टी संगठनात्मक मजबूती तो है बीजेपी में, लेकिन विधानसभा चुनाव में 2017 को छोड़ दो, ये यूपी का चुनाव, तो बीजेपी को नुकसान भी हुआ है, हार हुई है। नुकसान क्या, वो हारती दिखी है ज्यादातर विधानसभा चुनाव। तो ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है, कांटे की टक्कर हो रही है उत्तर प्रदेश में। तीसरे चरण के लिए प्रचार खत्म हो गया है, अब डोर टू डोर कैंपेन आप कर सकते हैं, और मुद्दे बदलेंगे क्या? और यहाँ पर वो हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ पर जातीय समीकरण किसके पक्ष में काम करेंगे, या असल मुद्दों पर जनता जनार्दन बटन दबाएगी? परसों इसकी एक वानगी देखेंगे। इंतजार
10 मार्च का। नमस्कार। सबसे